अगर आज एयरपोर्ट है, पटना के बराबर मैच कर रहा है दरभंगा। अगर बिहार में पटना के बराबर कोई शहर दिखाई पड़ता है या पटना के आसपास कोई शहर दिखाई पड़ता है, उसमें दरभंगा आ गया, मिथिला का एक हार्ट आ गया। आज सुपर फूड कहा जाता है। ग्लोबल डिमांड जो स्पेस में जा रहे हैं वो भी कैरी करके मखाना ले जा रहा है खाने के लिए, क्योंकि बहुत लाइट होता है। प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो प्रतिनिधि मंडल का गठन किया, आप उसका नेतृत्व कर रहे हैं। 5 देशों में यात्राएं की आपने। वहाँ के लोग भारत के बारे में क्या सोचते हैं, बिहार के बारे में क्या सोचते हैं? अब अगर आतंकवादी घटना होगा तो हम लोग इसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। हम अनप्रिडिक्टेबल हम भी जा करके कहीं हिट कर सकते हैं। यही है न्यू नॉर्मल इस कंट्री। बैठ करके नहीं देखना। सर, आप एक बहुत वीडियो वायरल हो रहा था, साउथ कोरिया का था शायद, एक बिहार का ही लड़का था जो बिल्कुल दिखने में भी अब साउथ कोरियन जैसा लगता था, लेकिन दिखने में नहीं, साउथ कोरियन था जी। और वो बहुत अच्छी बातें बताई थी। कुछ अनुभव बताइए सर वहाँ। वो साउथ कोरियन लड़का था, साउथ कोरिया का ही लड़का है। हिंदी काफ़ी अच्छी बोलता और हिंदी बोलता है, भोजपुरी बोलता है जी। वो मगही बोलता है और मैथिली बोलता है। आपको आश्चर्य लगेगा। नीतीश कुमार जी ने पहला फैसला लिया कि पंचायत में अति पिछड़ा समाज को आरक्षण सरकार बनाने के बाद, और 50% महिलाओं को आरक्षण। ये पहला डिसीजन है उनका सरकार बनाने के बाद। बहुत बड़ा बदलाव हुआ। कितना बड़ा बदलाव हुआ उससे। तो जो लोग आज प्रवचन दे रहे हैं तो 15 साल क्यों नहीं अति पिछड़ा को दिए? किसने रोक के रखा था? अब बिहार अब बड़ी छलांग के लिए तैयार है। और अगला 5 साल जो है, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार, अगला 5 साल में यहाँ इन्वेस्टमेंट, उद्योग उसी का जाल बिछेगा। कोविड के टाइम में भी जब लोग आए, नीतीश जी किस तरह लोगों को जब ये करके उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करके बस में उनके वहाँ तक पहुँचाना, कैंप लगाना, अभी सब बात तो लोगों को ध्यान नहीं होगा, खाना खिलाना, सारा इंतजाम किए। ये तैयारी इसलिए है कि बहुत लोगों का जो बाहर लोग रहते हैं वो छठ में, दीपावली में या अन्य पर्व में वो बिहार आना चाहते हैं, अपने घर आना चाहते हैं। जी, बिहारी कहीं भी हो, लेकिन उसका दिल जो है वो अपने गांव, अपने मिट्टी में रहता है। नमस्कार, बिहार नामा के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं सुधीर शर्मा हूं और आज जो हमारे बीच मेहमान है उन्हें किसी परिचय की ज़रूरत ऐसा नहीं है। बहुत स्पष्टवादिता से अपनी बात रखते हैं। वर्तमान में जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं और राज्यसभा सांसद हैं श्री संजय कुमार झा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत धन्यवाद। सर, आप एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं जिसकी बहुत चर्चा हो रही है। मखाना बोर्ड का गठन, उसके पहले दरभंगा में एयरपोर्ट, और अब पुनौरा धाम का भी विकास हो रहा है। तो मिथिला क्षेत्र के ये बढ़ते हुए कदम के बारे में क्या बताइए? देखिए, मिथिला वैसे तो पूरा बिहार ही ये था, लेकिन मिथिला क्षेत्र बहुत सफ़र किया नीतीश जी के सरकार बनने से पहले। और इतना बड़ा पलायन वहाँ हुआ कि लोग पंजाब में मजदूरी करने भी जाने लगे। ऐसी स्थिति बिहार की कर दी थी। और सरकार बनने के बाद हमको याद है कि एनडीए सरकार मिथिला में जब रोड, बिजली, कनेक्टिविटी में इतना काम, और फ्लड में जो मुझे उस समय भी याद है, जो मुख्यमंत्री जी को कुंटलिया बाबा लोग कहने लगे उस क्षेत्र में जी, कि जब आपदा में मदद करने के लिए। तो ये सारा चीज़ मिथिला में हुआ। बौद्धिक रूप से मिथिला बहुत समृद्ध रहा है। उसका जो इतिहास देखिएगा, और कुछ ना कुछ ऐसा उस दौर में हुआ पीछे नीतीश जी के सरकार से पहले, जो बिल्कुल जो एकदम प्राइड वाला माना जाता था उस क्षेत्र में, जो बिल्कुल डिप कर गया। अब उस क्षेत्र में आप जाइएगा तो एक इलेक्ट्रीफाइंग इफेक्ट दिखाई पड़ रहा है मिथिला क्षेत्र में। अगर आज एयरपोर्ट है तो पटना के बराबर मैच कर रहा है दरभंगा। जी। अगर बिहार में पटना के बराबर कोई शहर दिखाई पड़ता है या पटना के आसपास कोई शहर दिखाई पड़ता है, तो उसमें दरभंगा आ गया, मिथिला का एक हार्ट आ गया। वो सिर्फ दरभंगा का नहीं है, पूरा मिथिला क्षेत्र के लोग वहाँ से ट्रैवल करते हैं। और मुझे याद है कि मुख्यमंत्री को जब केंद्र सरकार ने दिया एयरपोर्ट बनना है, तो उन्होंने पहले तय किया कि दरभंगा में बनेगा। एम्स बनना है तो उन्होंने तय किया इन्हें दरभंगा में बनाएंगे। और इस सब चीज़ों से, और अभी प्रधानमंत्री जी ने मखाना बोर्ड दिया मिथिला को, जो इतना बड़ा पहचान, अभी मखाना आज सुपर फूड कहा जाता है।
ग्लोबल डिमांड, जो स्पेस में जा रहे हैं जी। वो भी कैरी करके मखाना ले जा रहा है खाने के लिए, क्योंकि बहुत लाइट होता है। गौरव की बात है बिहार। तो बिहार के लिए बहुत गर्व। अब जो मुख्यमंत्री जी को मुझे आज भी याद, हमेशा बोलते थे कि एक कोई चीज बिहार का जो दुनिया के हर एक थाली में पहुंचे, मखाना। उनकी एक इच्छा मखाना ने पूरी कर दी कि दुनिया के में ये ग्लोबल फूड हो गया, सब जगह डिमांड हो गया। अब उसका जब ये मखाना बोर्ड बनेगा तो वहाँ पर आपको बोर्ड का क्या मतलब है? बोर्ड का मतलब है उसके पैकेजिंग, उसके मार्केटिंग, उसका लिंकेज मार्केट से, उस चेन, इस सारा कुछ सपोर्ट सेंटर के इस सिस्टम से लोगों को मिलने लगेगा। जी। एयरपोर्ट बगल में है, कार्गो सिस्टम है, दुनिया में कहीं भी मखाना पहुंच जाएगा। ये एक बड़ा चीज़ हुआ है उस क्षेत्र के लिए। सर, मखाना वैश्विक हो गया, मिथिला वैश्विक हो गया, अब आपकी भी बहुत चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो प्रतिनिधि मंडल का गठन किया, आप उसका नेतृत्व कर रहे थे। 5 देशों में यात्राएं की आपने, भारत के पक्ष को बहुत ही मजबूती से रखा, न्यू नॉर्मल पॉलिसी को बहुत ही मजबूती से आपने रखा। अब विदेशों में गए, वहाँ के लोग भारत के बारे में क्या सोचते हैं, बिहार के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, एक तो बहुत ही प्रतिष्ठा की बात है हमारे लिए भी और बिहार के लिए भी, खास करके हमारे पार्टी के लिए भी, कि एक डेलीगेशन को, 7 डेलीगेशन था जो पूरा दुनिया में गया, और एक डेलीगेशन को मैं भी लीड कर रहा था, और ये पार्लियामेंट्री डेलीगेशन था जी। और ऑल पार्टी, विपक्ष सबके लोग थे इस डेलीगेशन में। और जहाँ भी हम लोग गए तो खास करके आतंकवाद पर जो देश का नया स्टैंड है, जो आप कह रहे हैं न्यू नॉर्मल, न्यू नॉर्मल यही है कि सरकार ने कहा कि जैसे 2008 में ताज में हमला हुआ था, 160 से ज़्यादा लोग मारे गए, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पाए, कागज में बात चलती रही। पहली बार जा करके 200 किलोमीटर अंदर जाके उनके टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने हिट किया, क्योंकि हमको पता है कि ये आतंकवादी वहाँ की सरकार और सेना के द्वारा स्पॉन्सर और एक्यूरेट टारगेट में और एक्यूरेट प्रिसीजन के साथ। ये दुनिया में आश्चर्य लगा जब बोलते थे कोई भी सिविलियन इसमें, कोई सिविलियन नहीं, एकदम प्रिसीजन के साथ सिर्फ उसी जगह को हिट किया जहाँ वो टेररिस्ट वहाँ पर, आतंकवादी वहाँ पर थे। ये हम लोगों ने कहा कि भाई अब अगर आतंकवादी घटना होगा तो हम लोग इसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। हम अनप्रिडिक्टेबल हम भी हैं, हम भी जा करके कहीं हिट कर सकते हैं। यही है न्यू नॉर्मल इस कंट्री का, बैठ करके नहीं देखेंगे हम। तो ये सबसे बड़ा, यही मैसेज देने के लिए प्रधानमंत्री ने और केंद्र ने दुनिया भर में भेजा। और कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेंगे कि उसके गार्ड में यहाँ के सिटीजन को मारिए। तो ये एक मैसेज गया। एक जो और मैसेज गया यात्रा का, मैं हमेशा बोलता हूँ, दुनिया में एक बड़ा मैसेज गया है, जो दुनिया का 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत हो गया जी। जापान से भी, उसी समय हम लोग थे बाहर जब ये अनाउंसमेंट हुआ, जापान से भी आगे निकल गया। और ये भी मान रहे हैं लोग जो अर्थशास्त्री हैं कि अगले 4 साल में भारत जर्मनी को भी सरपास कर जाएगा। इसका मतलब हम लोग बोलते भी थे, भाई क्यों कंपेयर करते हैं 2 कंट्री को, हमारे लिए वो साइड्स हो, हम लोग नोटिस भी नहीं लेते, हम लोग एक डिफरेंट ट्रैजेक्टरी पे काम कर रहे हैं। तो ये एक मैसेज हमको लगा, जो बाहर लोग रहते हैं देश के बारे में तो प्राइड है ही, जो मैंने कहा कि अगर इकोनॉमी ग्रोथ कर रहा है, दुनिया बदल रही है। बिहार के भी बहुत लोग मिले हम लोगों को, और वो ज़्यादा बेटर बिहार को अप्रिशिएट कर रहे थे, क्योंकि कोई 6 महीना में आता है, कोई साल भर में आता है, तो उनको लगता है कि जब भी 6 महीना में जाते हैं तो बिल्कुल बदला हुआ दिखता है। 6 महीना पहले जो देख के गए, आज 6 महीना के बाद गए तो देखते हैं कि पूरा वहाँ का परिस्थिति बदला हुआ है। बोले कितनी बार तो हम लोग अपने गांव के आगे भी निकल जाते हैं, भूल जाते हैं कि यहीं से, क्योंकि इतना चेंज दिखाई पड़ गया है वहाँ। तो ये एक चीज़ है। अब वो भी आ करके बहुत सारे जो बिहार के लोग हैं, एक होता है ना गिव बैक टू योर सोसाइटी, अपने यहाँ आकर के इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वो सब लोग वेट कर रहे हैं इस चुनाव का, कि चुनाव में रिजल्ट हो जाए, उसके बाद जाएंगे हम लोग इन्वेस्ट करने। अभी भी कहीं ना कहीं पुराना फ्लैशबैक में लोगों को याद है जी कि भाई चुनाव हो जाएगा तो हमको लगता है आने वाले समय में बड़ा इन्वेस्टमेंट आप बिहार में देखिए। सर, आप एक बहुत वीडियो वायरल हो रहा था, साउथ कोरिया का था शायद, एक बिहार का ही लड़का था जो बिल्कुल दिखने में भी अब साउथ कोरियन जैसा लगता था, लेकिन दिखने में नहीं, साउथ कोरियन था जी। और वो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई थी, कुछ अनुभव बताइए सर वहाँ। वो साउथ कोरियन लड़का था, साउथ कोरिया का ही लड़का, हिंदी काफ़ी अच्छी बोलता और हिंदी बोलता है, भोजपुरी बोलता है जी, वो मगही बोलता है और मैथिली बोलता है, आपको आश्चर्य लगेगा जी। और वो घूमा भी है यहाँ पर, कुछ दिन पटना में भी रहा है।
और वो मैंने पूछा तो बोला मधुबनी गया था पीछे में, चूड़ा दही खाता है, हम सब पूछे उससे जी उससे जी, मैंने है देखा करके। तो वह हमको एम्बेसी के लोग बोले कि ये है, और बिहार से आता जाता रहा है, तो मैं उससे मिला वहाँ पर। सर पिछले 20 सालों में, जैसे लोग भी बता रहे हैं, वहाँ के भी लोग बोलते हैं कि बदल गया है, आप कैसे बदलाव देखते हैं पिछले 20 सालों में बिहार को? देखिए, मैं ईमानदारी से बताऊं, हम लोग दिल्ली में पढ़े, और ये सच्चाई है, जिस जिस राज्य का इतना बड़ा प्राइड था बिहार का नाम बोलने पर, जैसे मैंने बताया कि जहाँ जब यूरोप में यूनिवर्सिटी नहीं थी तब नालंदा यूनिवर्सिटी था। जी सोच लीजिए, पूरा दुनिया भर के लोग आते थे, और वो बिहार ऐसा हो गया कि बिहारी बोलने में लोगों को शर्म लगता था। हम लोगों ने आँख से देखा, हम लोग को दिखा ये चीज़, किसी से पूछ लीजिए जो बाहर रहे, उनको पूछने, उनको शर्म लगता था बिहारी बोले। हम लोगों ने भी फेस किया है सर, और बाहर जाते थे। वहाँ से मैं इसलिए बोलता हूँ, नीतीश कुमार का वो इतिहास जज करेगा। आज शायद उतना बात लोग नहीं समझ पाए, समझते भी होंगे, लेकिन बाद में अच्छा बुरा का विश्लेषण होता है। नीतीश कुमार को तो गड्ढा से भी गड्ढा मिला था ये बिहार। क्या था इस बिहार में? ब्यूरोक्रेसी घर बैठ गया था, डेवलपमेंट जीरो, करप्शन, क्राइम, जो भी आप सोच सकते हैं नेगेटिव चीज, वो सारा इस बिहार से जुड़ा हुआ था। एक भी पॉजिटिव खबर बिहार से नहीं आती थी, एक भी पॉजिटिव, मैंने देश भी मान लिया था इस बिहार का कुछ नहीं होगा। होपलेसनेस की पराकाष्ठा थी, इतना भी होप नहीं था। वहां से स्टार्ट करके बिहार को बिल्ड करना, आज बिहार कनेक्टिविटी के मामले में, रोड के मामले में, पावर के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, शिक्षा के मामले में कमी 10 हो सकती है, लेकिन कहाँ से कहाँ ट्रैवल किया है। जीडीपी के मामले में, गरीबी रेखा से लोगों को ऊपर ले जाने के मामले में, आपको और भी बहुत कुछ होना चाहिए। तो ये सारा चीज मैं कहता हूं कि मैं बताइए क्यों अति पिछड़ा समाज को वेट करना पड़ा। नीतीश कुमार जी ने पहला फैसला लिया कि पंचायत में अति पिछड़ा समाज को आरक्षण, सरकार बनाने के बाद, जी और 50% महिलाओं को आरक्षण। ये पहला डिसीजन है उनका जी जी, सरकार बनाने के बाद। बहुत बड़ा बदलाव हुआ है इससे। कितना बड़ा बदलाव हुआ उससे। तो जो लोग आज प्रवचन दे रहे हैं, तो 15 साल क्यों नहीं अति पिछड़ा को दिए? किसने रोक के रखा था? उनके पास भी शासन था। 15 साल आपने क्यों नहीं दिया अति पिछड़ा को? क्यों उनको नीतीश कुमार जी का इंतजार करना पड़ा कि उनके आने के बाद? आते ही मैंने कहा पहला डिसीजन है जी, और उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट समाज में पड़ा वो आप जाकर के देख लीजिए। महिलाओं के आगे आने से, अति पिछड़ों को, समाज को आगे आने से, महादलित के लिए जो मिशन बनाया, तो ये तो सोशल सेक्टर में काम हुआ। अनप्रेसिडेंटेड, मैं अगर लूंगा तो आपको 3-4 घंटा भी कम पड़ जाएगा। अनप्रेसिडेंटेड, इमेजिन कीजिए 20 साल में महिलाओं के जीवन में कितना चेंज आया। चाहे वो जीविका दीदी हो, चाहे जो स्कूल जाती है ड्रेस साइकिल लेकर के, चाहे जो पुलिस में भर्ती हुई। ये एक नेता के विजन की कहानी है। 50% पॉपुलेशन को मुख्य धारा में उन्होंने उठा करके जोड़ दिया। अनप्रेसिडेंटेड हिस्ट्री है ये। शायद उतना कहा नहीं गया इस बात को, जी शायद उतनी बात आई नहीं, लेकिन ये सामने की बात है। तो इसलिए मुझे लगता है, और ओवरऑल बिहार का परसेप्शन, इमेज, चीज़ें, और मुझे लगता है कि मैं जो बोलता हूँ लोगों की कि लॉन्च पैड अब तैयार है। नीतीश जी को गड्ढा भरते 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 अब बिहार अब बड़ी छलांग के लिए तैयार है। और अगला 5 साल जो है, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार, अगला 5 साल में यहाँ इन्वेस्टमेंट, उद्योग, उसी का जाल बिछेगा। यहाँ 20 साल नीतीश जी ने अपने कामों से लोगों को यहाँ दिखाया कि कैसे काम किया जाता है। इसी बीच में 11 साल नरेंद्र मोदी जी का भी साथ मिला, डबल इंजन की सरकार रही है। पहले भी यहाँ डबल इंजन की सरकार थी जब कांग्रेस की शासन थी, और यहाँ पे भी आरजेडी का शासन था। वो चीज़ नहीं कर पाए। पिछले 11 सालों में नरेंद्र मोदी जी के साथ आने से एनडीए की सरकार में कितना डेवलपमेंट हुआ, कितना बदलाव हुआ? हम लोग थोड़ा बाद में आए साथ में जी और असली तो अभी जो आए हम लोग 24 में। जी तो उस समय से रियल जो है, क्योंकि जब मोदी जी आए तो हम लोग साथ नहीं थे, हम लोग साथ में आए 17 में, जी और उसके बाद हम लोग आपको आए 24 में भी जो आए हैं साथ में। और मुझे लगता है कि आपने पिछला 2 बजट देखा होगा, जी 2024 का बजट और 2025 का बजट। 2 बजट में बिहार को अपना जो उसको मिलता है शेयर, उसके अलावा 60,000 करोड़ रुपया अभी मिला है
एक्स्ट्रा बिहार के डेवलपमेंट के लिए, जो हम लोग पैकेज की बात करते हैं। 25 और 26 वाले 25-26 के जो बजट है उसे विपक्ष कह रहा था कि बिहार का बजट है। अब इसे आप कैसे लेते हैं? राजनीतिक आरोप है, उपहास है, या फिर ये प्रशंसा है बिहार के लिए? दो बात है। एक तो बिहार को जो कांग्रेस वाले हैं हमेशा उनका नज़र बिहार के प्रति भिन्न रहा। उनके भाषण को भी देखिए, अभी भी जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बोल रहे थे छोटा मोटा स्टेट, माइंड का फ्रेम जो है ना वो बिहार को लेकर के उसी टाइप का है। और कभी उनका वो मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश बोला कि लेबर स्टेट, तो ये टिपिकल माइंड है इनका, जो इसी हिसाब से देखता है। तो मुझे लगता है कि इस दोनों, और आपको परेशानी क्या, अगर बिहार को मदद मिल रहा है, उनके नेता बोल रहे हैं कि ये बिहार का बजट है। हम लोगों के लिए तो प्राइड की बात है कि हम लोगों को बिहार को लैंडलॉक्ड स्टेट था, हम लोग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस हमारी पार्टी मांगती थी जी। जब वो ख़त्म हो गया कि नहीं, उनके पॉलिसी में ख़त्म हो गया, तो हम लोगों ने विशेष पैकेज मांगा एज ए पार्टी, जदयू पार्टी जी। और विशेष पैकेज केंद्र से मिल रहा है। और ये कोई यही 2 बजट हुआ है इसमें नहीं, अगला जो 3 बजट है उसमें भी मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा जी। तो मुझे लगता है कि वहाँ से सहयोग और यहाँ पे सरकार अगले 5 साल में बिहार टॉप 10 स्टेट में जाके खड़ा होगा। सर, नरेंद्र मोदी जी का दृष्टिकोण बिहार के प्रति और उनके पहले जो भी प्रधानमंत्री रहे भारत में, उनका दृष्टिकोण, दोनों मतलब क्या अंतर है? वो बहुत बड़ा अंतर है। प्रधानमंत्री जी ने पूर्वोदय की बात की जी। अगर 2047 तक विकसित भारत का सपना देख रहे हैं हम लोग, डेवलप कंट्री का, तो वो बिना पूर्वी भारत के तो हो नहीं सकता है। और उसमें बिहार का बहुत बड़ा रोल है। और प्रधानमंत्री जी उसी नज़र से बिहार को देखते हैं। जब भी बात होती है तो वो बोलते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता है, बिना बिहार के ये विकसित भारत हो जाएगा। और जो उनका सहयोग, सपोर्ट, जो उनका आना जाना बिहार में, और जिस तरह का उन्होंने एक एक चीज़ को खुद, जो बजट में बात आई है, पर्सनल उनके इनिशिएटिव से चीज़ें हो रही है, या मुख्यमंत्री जी जब भी जो रिक्वेस्ट किया है बिहार को लेकर के, तो वो बिल्कुल उस चीज़ को उन्होंने अप्रिशिएट किया है और उसमें सहयोग किया है। तो मुझे लगता है कि उनकी व्यक्तिगत जो बिहार को लेकर के, उनको लगता है कि बिहार नॉलेज का सबसे बड़ा सेंटर है। नालंदा यूनिवर्सिटी में आए थे प्रधानमंत्री जी। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का व्यक्तिगत फोकस जो है वो बिहार के ऊपर है। और अगले 5 साल में जो उनका भी जो विशेष ध्यान बिहार की तरफ गया है, बिहार का कायापलट हो जाएगा। सर, जब भी आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी तो कोई बड़ी सौगात देकर ही जा रहे हैं, आने वाले दिनों में भी आएंगे निश्चित है, तो फिर क्या कुछ और बड़ी योजनाएं मिलने वाली है? बिल्कुल। अभी जो आए हैं वो हमारे यहाँ मधुबनी में आए थे, उससे पहले भागलपुर में आए थे, अभी सिवान में लास्ट हो गए हैं जी। हर एक बार वो बड़ी सौगात दे के गए हैं और आगे उनका और भी कार्यक्रम होगा। निश्चित रूप से बिहार को विशेष सहयोग उस माध्यम से मिलेगा। अब मैंने बताया आपको कि केंद्र का एक बड़ा ध्यान अगले 5 साल में बिहार को में खास करके इन्वेस्टमेंट, उद्योग को लेकर के केंद्र का भी मेजर सपोर्ट उसमें मिल रहा है। हम लोग जिस बेल्ट से आते हैं नॉर्थ बिहार से जी, एडिशनल 12,500 करोड़ रुपया दिया है कि उसमें मेजर पार्ट जो है वो फ्लड मैनेजमेंट के लिए, इतने बड़े एरिया को इम्पैक्ट करता है। फ्लड मैनेजमेंट की बात हो रही है। एक बड़ी पुरानी परियोजना थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ करती थी, कोसी मेची लिंक परियोजना। वो 20 साल के बाद वो पूरा होने अब जाके पूरा हुआ है। पहला इंटरलिंकिंग योजना है जी, और पूरा सीमांचल का काया पलट कर देगा। 2 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार, इस 4 जिले में जो बाढ़ी देखते थे वो सिंचाई पहुंच जाएगा और बाढ़ का प्रकोप कम हो जाएगा। इतनी बड़ी योजना अभी सैंक्शन हो गई। और दूसरी बड़ी योजना जो 8,500 करोड़ का है वह है पश्चिमी कोसी नहर योजना, जो एकदम फाइनल स्टेज में है, उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। तो पूरा मिथिला एरिया में सिंचाई सिस्टम ये दुरुस्त हो जाएगा। तो अभी तो असली टाइम आया है। मैंने कहा ना, लॉन्च पैड तैयार है। ये सब जो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, जब अगले 2 साल में 3 साल में ज़मीन पे रोल आउट उतर जाएगा तो पूरा परिदृश्य बदल जाएगा बिहार का। सर, बिहार के संदर्भ में देखें, अभी कुछ दिनों पहले ही घोषणा हुई, पेंशन का दायरा बढ़ाते हुए 400 से 1100 रुपये कर दिया गया। उसके दूसरे दिन एक बड़ी योजना और आई, 40 अरब रुपए की योजना कि सभी 8,053 पंचायतों में विवाह भवन बनेंगे। एक बड़ी अद्भुत योजना मुझे लगती है कि पंचायतों में मतलब गरीब परिवारों की बेटियों की शादी बहुत आसानी से होगी। ये चुनाव के
को ध्यान में रखकर आया या फिर सरकार की देखिए, योजना थी? डेवलपमेंट अनवरत प्रोसेस है। आज से 1 साल पहले भी जो डिसीजन लिए हैं उस पर भी तो काम हो रहा है। जी सरकार में आप हैं तो आप ये तो नहीं होगा कि चुनाव 4 महीना के बाद है या 6 महीना के बाद है तो आप काम करना बंद कर देते। तो सरकार ने एक जो सबसे बड़ा फैसला लिया कि जो ओल्ड एज पेंशन था उसको 400 से 1100 कर दिया, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स कर दिया। और मैं भी गांव गया तो बुजुर्ग लोग कुछ जो मिले उनके लिए बोले सम्मान की बात है ही, पोता पोती भी आसपास आता था तो लगता था कुछ खरीद के दें तो दिक्कत होता था, जिनको अब नीतीश जी ने सम्मानजनक राशि दे दी। तो इससे अब ये होगा कि वो भी मेरे पास आके बैठेगा। अब ये तो फ्रेम गांव में चलता है ना लोगों का, इस हिसाब से तो वो तो इतना बड़ा एक सम्मान दिया है। तो एक तो ये चीज़ है। गांव में क्या हुआ है कि अब बहुत न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। पहले गांव में दलान बड़ा होता था, शादी होती थी या किसी का भी रहा, उसकी कमी हो गई है। आज MP, आज MLA, आज MLC लोग विवाह भवन बनाते, मैंने ही बनाया हुआ है 2-4 विवाह भवन, और खास करके लोगों को जगह नहीं मिलता था। अब ये बन जाने से मुझे लगता है कि सिर्फ विवाह नहीं, कोई भी आप कार्यक्रम करते हैं तो एक जगह, विवाह तो है ही लेकिन एक जगह गांव में हो गया जहां कोई भी आप सार्वजनिक कार्यक्रम जा करके कर सकते हैं। और जीविका दीदी को उड़न करने का काम दे दिया है। उसके साथ ही एक अनाउंसमेंट और बड़ा हुआ है कि 40 रुपये का नहीं में के बदले 20 रुपये की थाली गरीबों को मिलेगी। तो ये सब एक बड़ा इनिशिएटिव सरकार का हो रहा है। और नीतीश जी ने जब भी काम किया है यूनिवर्सल स्कीम लाया कि सबको इसका बेनिफिट मिले, उसी के तो सर इतनी जो योजनाएं बनेगी, वित्तीय बोझ तो पड़ेगा बिहार के ऊपर, तो क्या वित्तीय बोझ का असर बिहार के कॉमन मैन के ऊपर भी पड़ेगा, टैक्स पेयर्स के ऊपर? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। जब बिहार में नीतीश कुमार जी आए तो बजट था 24,000 करोड़ जी, तनख्वाह देना भी मुश्किल था जी, क्या होता था पैसा पता नहीं। और वहाँ से बढ़ते बढ़ते आज 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट। और मैंने कहा ना, केंद्र से भी एडिशनल सहयोग मिल रहा है। तो ये सब जो स्कीम है उसमें एक सहयोग जो केंद्र से भी मिल रहा है और बिहार में भी अपना डेवलपमेंट का काम हो रहा है। तो वो हम लोग जो भी बात कहते हैं, कमिटमेंट, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, नीतीश कुमार का कमिटमेंट वो वही सलमान खान वाले फिल्म का कि एक बार कमिटमेंट कर दिया तो पूरा करता है, वो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। और मुझे नहीं लगता है कि इससे वित्तीय बोझ बढ़ेगा। और बिहार का अपने रिसोर्स जो है उसमें वही काम किया गया है जो हम लोग मैनेज कर सकते हैं। सर, अब आने वाले दिनों में चुनाव है बिहार में, निश्चित है कि 20 वर्षों के कामों को लेकर ही जनता के पास जाएंगे। कितनी तैयार लग रही है जदयू और NDA के कार्यकर्ता? इस पूरी तरह से तैयार है। देखिए, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ आपके सामने है और अभी विधानसभा का चुनाव हुए थे, में 4 उपचुनाव हुए। 3 सीट हमारे पास नहीं था, चारों हम लोग जीते। तो वो एक रिफ्लेक्शन है। और बिहार का वोटर बहुत ही मैच्योर वोटर है, उसको पता है कि किस पे ट्रस्ट करना है, कौन काम किया है जी। ट्रस्ट उसी पे ना होगा जो किया है, जो केवल बातें बनाया और बिहार को बदनाम ही किया, उस पर कहाँ से ट्रस्ट होगा? ट्रैक रिकॉर्ड लोग देखेगा ना, किसका ट्रैक रिकॉर्ड है। उस मामले में जो ट्रैक रिकॉर्ड NDA का है, नीतीश जी का, तो उसके सामने तो कुछ है नहीं जो लोग भी बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है, और पहली बार मैंने कहा कि एक डबल इंजन सरकार का एक बड़ा बेनिफिट स्टेट को मिल रहा है और आने वाले समय में और ज़रूरत है, टाइम है बिहार को बड़ा जंप लेने का। तो बिहार की जनता ये समझती है, उसका भरोसा नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के ऊपर ही है और किसी पर नहीं। इसलिए बड़े मार्जिन से NDA जीतेगी। हम लोगों का NDA का कार्यक्रम भी हर एक जिला में हुआ, मैसिव लोग का टर्नआउट था, हर एक जिला में NDA ने कार्यक्रम किया, तो बड़ा एक समर्थन लोगों का है इस। सर, आपको मैंने बहुत बार सुना है कि आप कहते हैं कि बिहार अब लॉन्च पैड तैयार हो चुका है, अब बड़ी छलांग लगाएगा। आपने कहा कि पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार जी ने गड्ढे भरे हैं, समतल किया है, ज़मीन बनाई है, आधारभूत संरचनाओं का तो विकास हो गया। फिर से अगर नीतीश जी की सरकार आती है, आगे की 5 साल की क्या योजनाएं होंगी? सबसे बड़ी चीज़, अगले 5 साल में यहाँ उद्योग और इन्वेस्टमेंट का जाल बिछ जाएगा। विश्वास करिए ऊपर, और सारा काम जो चल रहा है चलेगा ही, लेकिन यहाँ से 10,000 15,000 के नौकरी के लिए लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। पहले ये चीज़ कोई पूछता नहीं था क्योंकि डिफ़िकल्ट था। जब तक रोड, बिजली, सड़क, कानून व्यवस्था ठीक नहीं आता तो इन्वेस्टर नहीं आते।
सरकार उद्योग नहीं खोलता है, उसका लिमिटेशन है। उद्योग प्राइवेट सेक्टर को ही आकर के करना पड़ेगा। नीतीश जी ने वो बेस बना दिया है। अभी आप बिहटा जाके देखिए, अभी आप मुजफ्फरपुर इंडस्ट्रियल एरिया जाके देखिए, ऑलरेडी वो प्रोसेस ऑन हो चुका है। इन्वेस्टर आ रहे हैं, यहाँ का उद्योग का जो डिमांड है वो अब ग्लोबल हो रहा है। स्पेन से ऑर्डर आ रहा है, दुबई से ऑर्डर आ रहा है। अभी मैं गया था सीएम के साथ, लेकिन अभी मेजर जो इन्वेस्टमेंट है, लोग इस चुनाव का वेट कर रहे हैं। चुनाव के बाद आप देखिएगा एक बड़ा इन्वेस्टमेंट का जाल, उद्योग का जाल बिहार में लगेगा। और कुछ मेजर चीज़ अभी मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, जो हम लोग अभी अपना जो भी हम लोग तय करेंगे, लेकिन कुछ और बड़ा चीज़ अगले 5 साल में बिहार में आपको, खास करके युवा के लिए जो आईटी का बड़ा सेटअप है, वो आपको दिखाई पड़ेगा आने वाले टाइम में। जो बिहार में उसका एक बड़ा सेटअप पॉलिसी के साथ ये किया जाएगा, तो लार्जली इस सब चीज़ों पर फोकस रहेगा। सर, आपने बताया जैसे कि आपने पढ़ाई की दिल्ली में, पहले लोग बाहर जाते थे पढ़ने के लिए। आज एक चीज़ देखने को मिलता है कि भले बिहार में लोग पढ़ रहे हैं, बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन नौकरी करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। क्या आने वाले दिनों में ऐसा होगा कि बिहार में ही पढ़ेंगे और बिहार में ही बड़ी कंपनियां यहाँ उनके? मैं बिल्कुल, देखिए सरकार में जो सीएम ने कमिटमेंट किया, सरकारी नौकरी हो या रोजगार हो, बहुत सारा, लेकिन उसका एक लिमिटेशन है। और रोजगार के लिए मुझे लगता है कि जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, बड़ी कंपनियां नहीं आएंगी, तब तक रोजगार उस स्केल से नहीं मिल सकता है। वही मैंने आपको कहा, अगला 5 साल उद्योग और इन्वेस्टमेंट का है बिहार में, और वही रोजगार से भी जुड़ा हुआ है। वो आएगा तो रोजगार मिलेगा यहाँ के लोगों को, और वही सरकार का फोकस है। उसमें केंद्र का भी बड़ा सहयोग हम लोगों को मिलने जा रहा है, और बिहार सरकार का अपना लॉन्च पैड तैयार है इस काम के लिए। सर, एक अंतिम सवाल लूँगा आपसे। आज मुख्यमंत्री जी ने एक ट्वीट किया कि 299 बसें चलाई जाएगी जो बाहर में काम करते हैं और पर्व त्योहारों में आ नहीं पाते हैं घर में। सुनने में बहुत लगता है छोटी सी योजना है कि 299, लेकिन संवेदनशील मुद्दा है एक, कि जो लोग बाहर से यहाँ नहीं आ पाते थे पर्व त्योहार में टिकट के चलते, अब वो भी अपने घर आ सकेंगे। तो आप कैसे देखते हैं इस योजना को? ये एक अद्भुत योजना है, मैंने कहीं और नहीं सुनी कि किसी और राज्य के भी। नहीं, बहुत, क्योंकि आपको याद होगा कोविड के टाइम में भी जब लोग आए, नीतीश जी किस तरह लोगों को जब ये करके उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करके बस में उनके वहाँ तक पहुँचाना, कैंप लगाना, अब इस सब बात तो लोगों को ध्यान नहीं होगा, खाना खिलाना, सारा इंतजाम किए। ये तैयारी इसलिए है कि बहुत लोगों का जो बाहर लोग रहते हैं, वो छठ में, दीपावली में या अन्य पर्व में वो बिहार आना चाहता है, अपने घर आना चाहता है। बिहारी कहीं भी हो, लेकिन उसका दिल जो है वो अपने गांव, अपने मिट्टी में रहता है। तो इसीलिए सरकार ने तय किया है कि ऐसा हम लोग व्यवस्था करेंगे कि पर्व में आने को, जब भी पर्व में आते हैं दिक्कत नहीं हो। सरकार ही इसको फैसिलिटेट करेगी। आप सही कह रहे हैं, ये बहुत ही इनोवेटिव योजना है। ये कहीं भी देश में ये शुरुआत नहीं हुई है, और कोई भी सरकार अपने जनता के लिए ही काम करती है। पर्पस क्या है? अल्टीमेट पर्पस यही है। और कम से कम नीतीश कुमार जी को तो हम लोगों ने देखा है, 20 अपना क्या है, उनका पूरा जीवन लगा दिए इस बिहार को बदलने में, पूरा जीवन खपा दी। जो भी उनकी बुद्धि विवेक थी, जो भी शक्ति थी, जो भी जनता ने ताकत दिया, वो उन्हीं को समर्पित कर दिए, ज़्यादा समर्पित कर दिए जो उनके पास था। तो इसीलिए उन्होंने एक बड़ा ही इनोवेटिव चीज़ खुद ही डिसाइड किया है और इसको अनाउंस किया। तो 2025 में आ रहे हैं नीतीश जी? 100%। इसमें कहाँ कोई कितनी सीटें आएंगी एनडीए को? हम लोगों ने कहा है ना कि 2010 से बेटर रिजल्ट देंगे। मैंने कहा, दिल्ली के मीडिया में कभी कभी देखता रहता हूँ, एक नैरेटिव चलता है जी कि नीतीश जी का ये। भाई, नीतीश कुमार ने लोगों के दिल में जगह बनाया है काम करके। आज भी लोगों का 20 साल के बाद कोई बोलते एंटी इनकम्बेंसी हो गया। सच्चाई यह है कि प्रो इनकम्बेंसी है। आज भी लोगों का फेथ, ट्रस्ट नीतीश कुमार जी के ऊपर है। मतलब कोई विकल्प नहीं है नीतीश जी का? अभी तो नहीं कोई विकल्प। जी, ये थे श्री संजय कुमार झा जी, जिन्होंने बिहार और बिहार के बढ़ते हुए गौरव को बहुत ही सामान्य शब्दों में हम सबों को बीच में बताया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बड़ी विस्तारपूर्वक बातों को रखे।